स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। एक बार पुनः उपस्थित हूं आपके बीच में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। दोस्तों यह टेस्ट सीरीज न होकर के रिवाइज टेस्ट सीरीज है। दोस्तों एक बात आपको पुनः बता दूं, अब धीरे धीरे आप उस मुकाम की तरफ बढ़ चले हैं जहां से आप के जीवन के सुनहरे दौर का वर्णन किया जा सकता है, सपनों को मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। बस किनारे पर आकर के मत ठहरिएगा मित्रों, नहीं तो इसका मलाल, इसकी कसक ज़िंदगी भर सालती रहेगी। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं उस रिवाइज टेस्ट के साथ जो आपके लिए प्रिपेयर्ड किया गया है। प्रारंभ से ही मेरा जो फोकस रहा है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए रहा है। यद्यपि हमारे द्वारा बनाई गई जो भी मटेरियल हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी टेस्ट सीरीज हैं, वो हर एक परीक्षाओं के लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन हमने अपनी जो पूरी फोकस रखी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखी है। और यहाँ पर जिस रिवाइज टेस्ट के साथ हम उपस्थित एट प्रेजेंस, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज टू नियर, अभी आप अपने को मूल्यांकित करोगे कि आपकी पकड़ कितनी हो पाई है। यह बहुत ही बेनिफिशियल है यूनिट फर्स्ट, और इसी तरह से क्रमशः हम यूनिट सेकेंड के टॉपिक, यूनिट थर्ड के टॉपिक और यूनिट 6 तक आगे बढ़ेंगे। आइए आज अपना मूल्यांकन करिए इस रिवाइज टेस्ट से। इसकी फॉर्मेलिटी हम पूरा करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। आप भी अपने स्तर पर जवाब देते चलिए, मैं भी आंसर बताते चलूँगा। स्टार्ट क्विज दबाते ही यह जो देखे प्रक्रिया पूरी करनी है, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एंट्री फुलफिल हो चुकी है। स्टार्ट क्विज दबाते ही आपको प्रश्न मिलेगा, विद इन टाइम आपको जवाब देना होगा। एक एग्ज़ाम टाइप एनवायरनमेंट आपका डेवलप हो गया। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी दोस्तों, लास्ट ऑप्शन देखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग आज सही नहीं है। फिर भी प्रश्नों को देखें, ऑप्शन को देखें, जवाब को सुनें, आत्मसात करें। विश्व जल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है कि 2021 की थीम क्या है। दोस्तों जिस तरह से पूर्व में जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं, चूँकि 7 चरणों में परीक्षाएं हुई हैं, अलग अलग चरणों में परीक्षाएं हुई हैं, एक बार 4 चरण में, एक बार 3 चरण में, तो अलग अलग तरह के प्रश्न बनते रहे हैं। लिहाजा आपको पूरी तरह से अपने को प्रिपेयर्ड करना होगा। थीम से प्रश्न आते हैं, दिवस से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न चयन किया गया है उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। इंडेक्स से प्रश्न लिए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न लिए गए हैं, जो जयंती मनाई जाती है महान विभूतियों के, उससे प्रश्न लिए गए हैं। उन सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यह परीक्षाओं में आपको मिल सकते हैं। 2 या 3 प्रश्न निश्चित तौर पर इसी सेट से शायद मिल जाए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विश्व जल दिवस जो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। एक प्रश्न आपको मिल गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और 2021 की थीम क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको चौथा ऑप्शन भी दिख जाएगा, आप उसको भी देख लें, नहीं तो आपको थोड़ी शिकायत रहती है कि चौथा ऑप्शन नहीं दिखता है। इसका जो सही जवाब है वह है पानी का महत्व, यानी कि वैल्यूइंग ऑफ वाटर। एक बात और बता दें कि विश्व जल दिवस की जो मनाने की तैयारी है वह शुरू हुई थी 1993 में। पहली बार जो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो की जो 2002 में जो पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन हुआ था उसमें निर्णय लिया गया था और 1993 से पहली बार विश्व जल दिवस मनाना शुरू किया गया था। तो आप अपने जहन में इन बातों को रखेंगे। हम बढ़ चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है कि हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को कि वो रात 8, साढ़े 8 से साढ़े 9 के, यानी 8:30 to 9:30 बीच तक लाइट बंद करके मनाए जाने वाले अर्थ आवर डे जो इस बार 27 मार्च को था, की थीम क्या थी, 2021 की थीम क्या थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इस बार अर्थ आवर डे की थीम क्या थी। हम आपको बता दें जो इस बार अर्थ आवर की जो थीम थी वह थी क्लाइमेट टू सेव द अर्थ, यानी कि पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु, क्लाइमेट चेंज टू सेव द अर्थ। इसको आप अपने जहन में रखिएगा। बढ़ चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न जो है एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष
8 जून को मनाया जाने वाला विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम क्या है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत होंगे। पहले प्रश्न आप देख लें, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2021 ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 जून। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं उनमें आपको बताना है, मैं आपको बता दूं कि जो इसका ऑप्शन बी है वह सही है, महासागर जीवन और आजीविका। आप अवगत होंगे महासागर वैसे तो खारे पानी से घिरे हुए और पूरे अर्थ को 71% पार्ट को कवर्ड किए हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह जीवन आधार जितने महत्वपूर्ण नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कल्पनातीत है। जो वाटर वेपर जो कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन के रूप में आता है, उसमें कितनी बड़ी भूमिका इस जो समुद्री जलवायु की होती है, जल की होती है, आप इससे पूरी तरह से अवगत हैं। लिहाजा इसकी जो महत्वपूर्णता है, 8 जून को प्रत्येक वर्ष इसी दिवस को मनाया जाता है और इस बार का जो थीम है महासागर जीवन और। बढ़ चलेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि किस देश ने अगली 5 वर्षों में 1000 करोड़ ट्री सुनामी, ध्यान रखिएगा, ट्री सुनामी पहल के तहत जंगल विस्तार की योजना बनाई है, जिसे यूएनईपी ने पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबानी भी सौंपा है। विच कंट्री हैज़ प्लान फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट 5 years अंडर 1000 करोड़ ट्री सुनामी इनिशिएटिव which UNEP has also interested to host Environment Day 2021 और यह अधिकार जाता है, यह सम्मान मिला है इस बार अपने पड़ोसी, खराब पड़ोसी पाकिस्तान को। इसको अपने जहन में आप रखिएगा, पाकिस्तान इस बार होस्ट कर रहा है UNEP द्वारा निर्धारित किए गए पर्यावरण दिवस को। बढ़ चलेंगे हम 5वें प्रश्न की तरफ और 5वां प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं और हो सकता है यह प्रश्न आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में देखने को मिले। संयुक्त राष्ट्र ने UNEP और FAO, जैसा कि आप जानते हैं कि यह दोनों ऑर्गन जो हैं संयुक्त राष्ट्र के ऑर्गन हैं और इनके सुझाव पर 2021-30 के डिकेड्स को किस रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं उसमें जो सही जवाब होगा वह होगा पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर UN डिकेड्स, यानी कि UN डिकेड्स ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब इसको आप अपने जहन में रखिएगा और हम बढ़ चलेंगे 6ठे प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमें विद इन टाइम जवाब देना है और इसको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, अभी तक मैंने आपसे पूछा कि यह दिवस इस दिन को मनाया जाता है और इसका थीम क्या था। यहाँ पर मैं थीम रख रहा हूँ और आपको बताना है कि यह थीम जो है किस दिवस का हिस्सा है। हम समाधान का हिस्सा हैं, #फॉर नेचर। अब आपको बताना है कि हम समाधान का हिस्सा हैं और #फॉर नेचर यह किस दिवस का 2021 का थीम है। हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का जो इस बार का थीम है, जो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाई जाती है, का जो थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं, #फॉर नेचर। बढ़ चलेंगे हम 6ठे प्रश्न 7वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। और 7वां प्रश्न जो मैंने संकलित किया है आपके लिए वह भी एक बार बहुत महत्वपूर्ण है, रिवीजन टेस्ट है। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा कि कितना आप सही कर पाते हैं। यूनिट फर्स्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखेंगे। भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को ध्यान में रखिएगा, भारत द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब यहाँ पर कह रहा है कि किसको मोटे अनाज के तौर पर घोषित किया है, मिलेट्स जो सीरियल्स हैं उसको घोषित किया है और इसको घोषित किया है 2023 को। 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस बार
इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे। बढ़ चलेंगे हम 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु भारत की थल, जल और वायु सेना तीनों ने मिलकर किस ऑपरेशन का संचालन किया? यहाँ पर तो आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय सेना की। जो सेकेंड जो वेव था कोरोना वायरस का उसमें, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, ऑपरेशन कोजीत, यह भारतीय तीनों सेनाओं के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, ऑपरेशन कोजीत। आप इसको अपने ज़हन में अवश्य रखिएगा। बढ़ चलेंगे हम 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न कह रहा है कि एस्टर एक्स किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रारंभ किया गया पहला सैन्य अभ्यास है? मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जब भी पहले की बात आती है तो आपको सजग हो जाना चाहिए। यह विश्व में पहला देश है जिसने पहली बार अंतरिक्ष में अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में जो सैन्य अभ्यास किया है, और यह श्रेय जाता है किस देश को? दोस्तों 4 ऑप्शन आप देख लें। यह श्रेय जाता है फ्रांस को। फ्रांस इसका सही जवाब है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो मैंने आपके लिए संकलित किया है वह भी सैन्य अभ्यास से है। जैसा कि आप जानते हैं, सैन्य अभ्यास से निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहे हैं। आप अपने स्तर भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर जो 4 आपको सैन्य अभ्यास दिख रहे हैं उनमें खंजर भारत किर्गिस्तान बिल्कुल सही है, वज्र प्रहार भारत अमेरिका यह भी सही है, वरुण भारत और फ्रांस यह भी सही है, लेकिन जो चौथा आप जो देख रहे हो गरुण शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में न हो करके यह एक्सरसाइज जो है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया की आर्मीज के बीच में हुई थी, लिहाजा यह ऑप्शन गलत है। तो आप इसको अपने ध्यान में रखेंगे। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इससे पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, इसको लेकर के आयोग ने प्रश्न पूछा था। यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया है उस प्रश्न को जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 के मेजबानी भारत ने की। एक प्रश्न आप देख लें कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? भारत ने की। ब्रिक्स में जैसा कि आप जानते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश सम्मिलित हैं, और इसकी मेज़बानी इस बार 2021 में किसने की? भारत ने की 13वें की। और जो 14वां है वह कहाँ होगा? ये 4 ऑप्शन में आपको बता दें कि जो 14वां जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसको होस्ट करेगा चाइना। इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा, चाइना इसका सही जवाब है। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बड़ा ही यूनिक है, और यूनिक प्रश्नों को चयन करने की परंपरा आयोग की रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो राजनीतिक बदलते हैं उनसे प्रश्न आयोग ने चयनित किया है। आपने पिछले प्रश्नों का आकलन किया होगा तो देखा होगा यह एक यूनिक प्रश्न है। काजा क्लास के प्रधानमंत्री बनते ही कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया, एकमात्र देशपति और प्रधानमंत्री दोनों महिला ही हैं? Which country become the only country in the world where both the president and the prime minister are women as soon as the Kaja class become the prime minister? आपको बता दें एस्टोनिया इसका सही जवाब है। एस्टोनिया की जो प्रधानमंत्री काजा क्लास के बनते ही यह हासिल करने वाला, यह मुकाम हासिल करने वाला वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन गया एस्टोनिया। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर जो मैंने चयनित किया है आपके लिए, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस 23 जनवरी को प्रतिवर्ष
पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अब आप समझ सकते हैं, पराक्रम दिवस की बात आती है, स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है। चारों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वे पराक्रमी रहे हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, लाला लाजपत राय जिन्होंने कहा था कि हमारे शरीर पर बैठी हुई एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। बाल गंगाधर तिलक को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ भी कहना क्रांतिकारियों के रूप में शुमार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वह पराक्रम दिवस 125 बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो 2021 में सेलिब्रेट किया गया, और इन्हीं के नाम पर प्रत्येक वर्ष अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको आप अपने जहन में निश्चित तौर पर रखिएगा। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी एक बार सुभाष चंद्र बोस जी को ही समर्पित है कि अंडमान निकोबार के किस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से ही जाना जाएगा। दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पर यह परीक्षा में आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक बात आप अपने जहन में रखेंगे, जब भी मैं प्रश्नों का संकलन करता हूँ एक या दो प्रश्न आपको मिल जाते हैं प्रश्नों के ही माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार के किस द्वीप को, ये चारों द्वीप जो हैं अंडमान निकोबार के इसके कंसर्निंग हैं, नील द्वीप, रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, वैरन द्वीप, और चारों की विशेषताएं आप देख लें। पहले तो इसका आंसर आप जान लें कि किस द्वीप को बनाया गया है। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप को अब किस द्वीप के नाम से जाना जाएगा? सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। जबकि हैवलॉक द्वीप को हम स्वराज द्वीप के नाम से जानेंगे, जबकि नील द्वीप को हम शहीद द्वीप के नाम से जानेंगे। और जो वैरन द्वीप है, वैरन आइलैंड है, जो कि आप जानते हैं भारत ही नहीं एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनोज है। भारत और साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो वैरन आइलैंड, जैसा कि आप जो अंडमान निकोबार के वैरन आइलैंड में अवस्थित है। बढ़ चलेंगे हम 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर प्रति 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चारों जो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं वे चारों स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, जिनमें 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करी गई है और यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर। सरोजिनी नायडू जिन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप सदैव एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान में रख करके अपने प्रश्नों को तैयारी करिए, या प्रश्न बुक से भी आए हैं एक बार तो एक दो बार, जो गीत गोविंद है या और भी एक बुक आई थी एक्जाइल जो दलाई लामा की पुस्तक थी, इस बार जो मैंने प्रश्न चयन किया आपके लिए, ऑन द ट्रायल टू बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ऑन द ट्रायल टू बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक चारों रिनाउंड लेखक हैं यहाँ पे, जिसमें दीपांकर एरॉन जो हैं इसके राइटर हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि यह पुस्तक मूलतः भारतीय जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जो अवशेष चीन, जापान, कोरिया के मठों और मंदिरों में दिखते हैं उन पर आधारित है। ऑन द ट्रायल टू बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट, आप अपने ध्यान में रखिएगा। बढ़ चलेंगे हम 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न जो देखें आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान में स्थित इन डैम में किसको अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है? अब आप एक बात अपने ध्यान में रखिए कि अफगानिस्तान में स्थित, यानी ये चारों जो डैम हैं वे चारों के चारों अफगानिस्तान में हैं। अगर कोई भी डैम पूछता है आपसे सहतूत बांध कहाँ पे स्थित है, दहला बांध कहाँ पे ये स्थित है, सलमा बांध कहाँ पे स्थित है, कमाल खान बांध कहाँ पे स्थित है, तो आपके जहन में आ जाएगा ऑब्वियसली सारे अफगानिस्तान में हैं। लेकिन अब यह पूछ रहा है कि अफगान भारत मैत्री बांध के नाम पर कौन डैम जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सलमा डैम। सलमा डैम इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है पूरी तरह से करंट अफेयर्स को समर्पित है, पर्सनैलिटी को समर्पित है। अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं मुख्यमंत्री से प्रश्न आते हैं, प्रधानमंत्री से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वी.एस. येदियुरप्पा की जगह पर किसी कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है।
चारों ऑप्शन में बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई जो है इसका सही जवाब है। येदियुरप्पा जी के स्थान पर बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हुए चलेंगे हम 14वें प्रश्न की तरफ, 19वें प्रश्न की तरफ। और 29वां प्रश्न है 31 जुलाई 2021 को इनमें से किसकी 141वीं जयंती लम्ही महोत्सव के तौर पर मनाई गई। और यह मनाई गई लम्ही महोत्सव का नाम आते ही आपके जहन में प्रेमचंद का नाम आ जाना चाहिए। प्रेमचंद जिन्हें हम उपन्यास सम्राट के रूप में भी जानते हैं, तो इन्हीं की जयंती मनाई गई 141वीं जयंती लम्ही महोत्सव के तौर पर 31 जुलाई को 141वीं अपने जहन में अवश्य रखिएगा। अभी इससे पूर्व भी मैंने पराक्रम दिवस 125वीं 124वीं जयंती मैंने बताई थी। तो अब हम बढ़ चलेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वां प्रश्न जो मैंने आपके लिए चयनित किया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला कौन सा स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है। हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स ने जो स्वदेशी ड्रोन विकसित किया है, पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन जो विकसित किया है, उसका जो नाम है वह है, चारों ऑप्शन में, इंद्रजाल। अपने जहन में अवश्य रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आयोग पूछता रहा है। अब जो प्रश्न मैंने आपके लिए चयनित किया है वह निश्चित तौर पर हो सकता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था आपसे, कि यह जो रिवाइज टेस्ट है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसी तरह के रिवाइज टेस्ट के साथ अब मैं लगातार आपके बीच में उपस्थित होता रहूँगा और सारी यूनिट को मैं कवर करूँगा, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है पूर्ण रूपेण आपके अनंतिम सफलता की तरफ बढ़ चले। और यह जो प्रश्न है बड़ा ही यूनिक प्रश्न है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स यानी फाइबर ऑप्टिक्स के पितामह कहे जाने वाले इनमें से किस व्यक्ति को पद्म विभूषण 2021 का सम्मान प्राप्त हुआ है। पर्सनालिटी से भी प्रश्न है और यह पद्म विभूषण से भी प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग ने पूर्व में भी किया है। तो यहाँ पर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपने ध्यान में रखिएगा। और यह सम्मान मिला है जो जिनका निधन अभी 2020 दिसंबर में हो गया था, मरणोपरांत इनको ये मिला है पद्म विभूषण नरिंदर सिंह कापानी, जिनको कि पूर्व में भी और भी कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है एनआरआई के रूप में। नरिंदर सिंह कापानी, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता है, पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया था। आप इसको 2021 से निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न कह रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक को इनमें से किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। स्वच्छ भारत अभियान, आरोग्य सेतु ऐप, स्वच्छ रेलवे मिशन, कोरोना टीकाकरण अभियान, इसमें से किसका इनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बनाया गया है स्वच्छ रेल मिशन। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक अगर पूछता है तो आपको बिंदेश्वरी पाठक आपके जहन में रहेगा, और किसका नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो स्वच्छ रेलवे मिशन का, इसको भी अपने ध्यान में रखेंगे। बढ़ चलेंगे हम 23वें प्रश्न की तरफ। और 23वां प्रश्न एक बार पुनः कोविड-19 संबंधित है कि वैक्सीन के लिए विश्वास पैदा करने के लिए, वैक्सीन में विश्वास पैदा करने के लिए वैश्विक टीकाकरण अभियान का यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर द ग्लोबल इम्यूनाइजेशन कैंपेन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन वैक्सीन। और यह बनाया गया है डेविड बेकहम को। डेविड बेकहम जो इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी, उनको यूनिसेफ ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है। इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे। 24वां प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। अहिंसक और गांधीवादी माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए किसे 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 के गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, जिनको कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी
कहा जाता है। आप अपने ज़हन में इसको रखेंगे। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान, आप इसको निश्चित तौर पर याद कर लीजिए। बढ़ते हुए दोस्तों हम आ गए 25वें प्रश्न की तरफ। और एक बार पुनः आपको बता दें कि अपनी तैयारी के दौरान किंचित कहीं भी मेरे द्वारा तैयार किए गए PDF, मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रैक्टिस शीट, नोट्स, किसी भी मटेरियल की आवश्यकता होती है, आप व्हाट्सएप करके उनको बड़ी ही न्यूनतम राशि पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने स्तर पर तैयारी करते हैं, सो फार सो गुड। अगर आपको लगता है कि यू हैव नीड ऑफ दैट मटेरियल, आप उसको मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप जीके की महत्वपूर्णता से इनकार नहीं कर सकते, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इससे पूर्व भी मैंने कहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मेरे पेड मेंबर में, जो 2 या 3 प्रश्नों से जिनका फाइनल सिलेक्शन रह गया है, जो मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मंजिल से वंचित रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा है कि किनारे अक्सर डीबो देते हैं, क्योंकि नाविक की जो परीक्षा होती है वह धारा नहीं किनारा होती है दोस्तों। और किनारे सदैव बेवफा निकलते हैं। तूफ़ान अगर डुबो देता तो मुझको गम नहीं होता, किनारों ने डुबोया है, किनारे बेवफा निकले। तो किनारे पर आकर के अपने आप को अपनी सफलता से, अपनी स्वर्णिम सफलता से वंचित नहीं करिएगा। आप 1-2 प्रश्नों से अपने को मिस नहीं करिएगा। निश्चित तौर पर आप तैयारी करें और सफलीभूत होएं। आइए बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। पर्यावरणीय पतन पर आधारित पुस्तक, पर्यावरणीय पतन पर यानी कि जो पर्यावरण का क्षरण हुआ है मानव द्वारा, उस पर आधारित पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन हैं? इंसान ने जो प्रकृति का शोषण किया है उस पर यह पुस्तक लिखी है। किसने? द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अमिताभ घोष ने यह पुस्तक लिखी है, द लिविंग माउंटेन। इसको आप अपने ज़हन में रखेंगे। बढ़ चलेंगे हम 26वें प्रश्न की तरफ। और 26वां प्रश्न है, इनमें से किस विदेशी प्रधानमंत्री को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2021 से नवाजा गया है? एक बार पुनः पद्म विभूषण 2021 आ गया आपके चयन में। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि किस विदेशी प्रधानमंत्री को भारत का दूसरा, पहला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, आप अवगत हैं। पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और किस विदेशी प्रधानमंत्री को दिया गया है? तो यह दिया गया है शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व मैंने रणसंग कपानी को भी, जो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के रूप में 2021 का सम्मान अपने ध्यान में आप निश्चित तौर पर रखिएगा। और जो 27वां प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको देखें कि मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमले को कम करने के लिए, मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमले को कम करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कौन सी परियोजना शुरू की है? यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 परियोजनाएं हैं, जिनमें प्रोजेक्ट रीहैव यानी कि R यानी कि रिड्यूसिंग, E यानी एलिफेंट, H यानी ह्यूमन, A यानी अटैक्स और B यानी यूजिंग बीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मिशन किस मिशन का हिस्सा है? तो यह खादी ग्रामोद्योग की जो हनी मिशन है उसी की यह योजना है। कौन सी? प्रोजेक्ट रीहैव, जो हाथी मानव के हमले को कम करने के लिए स्टार्ट करी गई है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपने ध्यान में रखिएगा। यूनिक प्रश्न आयोग चयन करता है, हो सकता है परीक्षा में यह प्रश्न आपको मिल जाए। 28वां प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में प्रगति करी है और 63वां स्थान प्राप्त किया है। आपको अपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है, वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में किसे दूसरे स्थान पर रखा गया है? चीन के शहर को पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि दूसरे स्थान पर बड़ी ही खराब स्थिति है, लेकिन दूसरे स्थान पर प्राप्त किया है यह स्थान गाजियाबाद ने। गाजियाबाद को
यह स्थान मिला है ब्रिटेन की इस कंपनी द्वारा। यह सर्वे किया गया जिसमें कि गाज़ियाबाद ने दूसरा सबसे प्रदूषित शहर होने का गौरव प्राप्त किया है, जो कि सही नहीं है। इसे आप गौरव नहीं कर सकते हैं, बड़ा ही कलंकित कर सकते हैं। तो गाज़ियाबाद इसका सही जवाब हुआ। और अब हम आ गए तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा जो प्रश्न है और वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप अपने ध्यान में रखेंगे कि DRDO और CRPF के द्वारा विकसित रक्षिता क्या है। रक्षिता अगर आता है आपको अपने ध्यान में रखना होगा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO और CRPF। तो यह है बाइक एम्बुलेंस। दुरूह और कठिन जगहों में, जंगलों में और जो ट्रैफिक से बचने के लिए इस बाइक एम्बुलेंस का निर्माण किया गया है, जिसका नाम दिया गया है रक्षिता। तो दोस्तों, इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने समाप्त कर दी और समय भी समाप्त होने जा रहा है। यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ और रिजल्ट देख रहा हूँ। आप भी अपने स्तर पर इसको देते रहिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आइए सबमिट करते हैं इसको। सबमिटिंग हो रहा है दोस्तों, रिजल्ट वेट करते हैं। और यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर जो मुझे मिला है 60 आउट ऑफ 60 यानी 100%। और हम चाहेंगे कि भविष्य में आपको भी यह स्थान प्राप्त हो। अगले आने वाले वीडियो को आप इंतज़ार करते रहें। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।